तस्करा किया था। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली है क्या? देखिए बेटा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है ना, वो एक ग्लास प्लेट होती है। कैसी ग्लास प्लेट? बहुत सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है। कितनी सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है? इतनी सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है कि अगर आप उस ग्लास प्लेट को दूर रख के देखेंगे ना, आपको नजर भी नहीं आएगा कि उसके अंदर होल्स मौजूद हैं। करीब आकर देखेंगे तो आपको नजर आता है कि उसके अंदर होल्स मौजूद हैं। वैसे होल्स तो नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि एक ग्लास प्लेट जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई होती हैं। ऐसा ही होता है ना, एक ऐसी ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई होती हैं, ऐसे इक्वी स्पेस पे, सारे बराबर फासले के ऊपर हुई हुई होती हैं। कहा जाता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर हजारों की तादाद में लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई होती हैं। इतनी सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है, इतनी सेंसिटिव ग्लास प्लेट होती है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई होती हैं। अब इतनी सेंसिटिव प्लेट बनाने की वजह क्या होती है, गौर से सुन लीजिए। फॉर्मूला ये था, हमने पढ़ा था, एम लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और यहां डी को हम कहते हैं क्या? ग्रेटिंग एलिमेंट। और इस ग्रेटिंग एलिमेंट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। ये डी का फॉर्मूला होता है। किसको कहते हैं हम ग्रेटिंग एलिमेंट? बेसिकली ये जो गैप है इसको ए कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो थिकनेस है पूरी स्लिट की उसको बी। तो इस पूरी चीज को आप डी कहते हैं, ए प्लस बी, और यही ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। ये जो गैप है इसको मैंने ए से डिनोट करा, जो कि एज ए स्लिट बिहेव कर रहा है, और ये जो थिकनेस है इसकी, इसको मैंने बी कंसिडर करा। तो ये जो ए प्लस बी बना इसको आप डी कहते थे, और यही ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। सही है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, यानी कि पूरी आपके पास लेंथ क्या है ग्रेटिंग की, सही है, यानी कि दिस, ये उसके ऊपर कितनी लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई हैं। ये जो बेसिकली ये जो गैप है ये लाइंस को डिनोट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता था डी का। अब इतनी सेंसिटिव ग्लास प्लेट क्यों बनाई जाती है, इसको सुनिए गौर से। आपको सर राशिद ने लाजमी सी बात है ये चीज बताई होगी कि नॉर्मल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सपोनेंशियल -7 में होती है। ऐसा ही है? बताई थी? बताइए ना, बिल्कुल सही। तो नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल -7 में होती है। तो ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट को इतना सेंसिटिव इसीलिए बनाया जाता है कि इनकी थिकनेस को हम कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखते हैं। क्योंकि अगर इनके दरमियान के गैप को आप बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, अगर ये गैप कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, अगर ये थिकनेस कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं होगी, तो जब लाइट इसके ऊपर फॉल करी जाएगी तो ये इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डायफ्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसको डायफ्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। इसलिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो थिकनेस रखी जाती है स्लिट की, वो कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखी जाती है, ताकि जब लाइट को इसके ऊपर फॉल कराया जाए तो वो एजेस से टकराने के बाद क्या हो? डायफ्रैक्ट हो। यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको? यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्यों रखा जाता है इतना सेंसिटिव, उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया? सही, उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि इसलिए इतनी सेंसिटिव प्लेट बनाई जाती है क्योंकि इसकी थिकनेस को कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखा जाता है। क्योंकि अगर गैप्स को बढ़ा दिया जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है, तो लाइट जब फॉल होती है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो ये गैप ज्यादा होने की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट डायफ्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, एजेस से टकराकर लाइट डायफ्रैक्ट होगी नहीं, एज इट इज गुजर जाएगी। इसलिए
सही। इसलिए हम थिकनेस को कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखते हैं, ताकि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसके ऊपर फॉल कराएं हम, तो वो लाजमी तौर पे आसानी से इसके अंदर से पास ना हो, बल्कि एजेस से टकराने के बाद क्या हो, डायफ्रैक्ट करे। ए और बी बता दूं बेटा, ए और बी मैंने इसको कहा है, ये मैंने एक स्लिट एक अलग से बना दी है, समझ लें। तो ये जो गैप है ना, उसको मैं ए कह रहा हूं, और ये जो पूरी थिकनेस है इसको मैं बी कह रहा हूं। तो इस पूरी चीज को अगर आप प्लस करें तो ए प्लस बी, इसी को आप डी कहते थे, और ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। इसको आप ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो असल बात क्या याद रखनी है कि इतनी सेंसिटिव क्यों प्लेट बनाई जाती है, क्योंकि इसकी थिकनेस को हम कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखते हैं, और एक्सपोनेंशियल -7 आप समझ सकते हैं, पॉइंट के बाद 6 दफा 0, उसके बाद कोई नंबर आएगा, तो बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी चीज, इसलिए लेजर के थ्रू इसके ऊपर क्या लगाई जाती हैं, लाइंस रूल्ड आउट करी जाती हैं। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक के अंदर जो है वो एक और चीज पूछी जाती है, ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ, या जिसको आप एक्सरेज डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ए लेवल्स वालों ने एक्सरेज की डायफ्रैक्शन पढ़ी होगी, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ी होगी, इसलिए उनको ये नाम पहली दफा से सुना हुआ लगेगा, ठीक है। एक्सरेज डायफ्रैक्शन या ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है? एनटीएस में कम से कम, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, 3 साल 2015, 18 और 19 ये इक्वेशन पूछी हुई है सिर्फ, कि इक्वेशन बता दें क्या होती है। 3 साल सिर्फ इक्वेशन पूछी हुई और कुछ भी नहीं, कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, या एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के लिए हम क्या इक्वेशन को यूज करते हैं। 15, 18 और 19 में भी आया हुआ है, इतना तो मुझे याद है। अगर किसी के पास है अभी बुक तो देख लीजिएगा। क्या होती है आपके पास ब्रैग्स इक्वेशन या एक्सरेज डायफ्रैक्शन, m लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, ये इक्वेशन कहलाती है ब्रैग्स इक्वेशन या एक्सरेज डायफ्रैक्शन के लिए हम हमेशा ये इक्वेशन को यूज करते हैं। अब सुने गौर से कि हम क्यों ये इक्वेशन यूज करते हैं सिर्फ एक्सरेज के लिए। सुनिएगा गौर से, असल पॉइंट ये है कि वजह क्या होती है, कि अगर वो आपसे ये पूछें कि एक्सरेज जो है वो नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डायफ्रैक्शन क्यों नहीं कर पाती, अगर ये सवाल आए, क्योंकि एक्सरेज नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे डायफ्रैक्शन नहीं कर पाती। ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट है, इससे सिर्फ जो नॉर्मल लाइट होगी ना, एक्सपोनेंशियल -7 वाली, वो डायफ्रैक्ट होती है। लेकिन अगर आप एक्सरेज को इससे डायफ्रैक्ट कराएंगे तो एक्सरेज इससे डायफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल -10 में होती है, जबकि नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ एक्सपोनेंशियल -7 में होती है। कौन छोटा है दोनों में से, -7 या -10? जी, कौन छोटा है दोनों में से? बिल्कुल सही, सिंपल सी बात, -10 छोटा है। तो अब आप सोचें कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो थिकनेस रखी गई थी वो कंपेरेबल विद द नॉर्मल लाइट वेवलेंथ रखी गई थी, कंपेरेबल विद द नॉर्मल लाइट वेवलेंथ रखी गई थी। इसलिए जब हम एक्सरेज को नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ये गैप भी बहुत होता है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंशियल -10 में है, यानी कि पॉइंट के बाद 9 दफा 0, इसलिए एक्सरेज इससे डायफ्रैक्ट होती नहीं है, एज इट इज पास हो जाती हैं। इसलिए अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि व्हाई द एक्स रेज आर नॉट डायफ्रैक्टेड थ्रू नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट, कि एक्स रेज जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट से डायफ्रैक्शन क्यों नहीं कर पाती, तो आपका जवाब क्या होगा? ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ नॉर्मल लाइट की भी वेवलेंथ से कम होती है,
इसलिए एक्सरेज नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर डायफ्रैक्शन नहीं करती, क्योंकि उनके लिए ये गैप भी बहुत होता है। इसलिए क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ नॉर्मल लाइट बनाई जाती है, इसलिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक्सरेज डायफ्रैक्शन नहीं करती। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ये बात जी बच्चों? क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए, व्हाई एक्सरेज आर नॉट डायफ्रैक्टेड थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट, व्हाई एक्सरेज आर नॉट डायफ्रैक्टेड थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट, कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट से एक्सरेज डायफ्रैक्ट क्यों नहीं हो पाती, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ से भी कम होती है। इसलिए जब एक्सरेज को हम डायफ्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट से, तो वो उनसे एज इट इज पास हो जाती हैं, डायफ्रैक्ट नहीं हो पाती। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, सही, थैंक यू। अब एक्सरेज की डायफ्रैक्शन हम किससे कराते हैं? एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के लिए हम रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि NaCl हो गया, NaCl का क्रिस्टल हो गया, टॉर्मलिन हो गया, सही है, तो रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल से हम बेटा जो शेडो बन रहा होता है, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने पूरा डिटेल में इस चीज को बताया था कि शेडो जो बन रहा होता है वो इसी वजह से बन रहा होता है ना कि लाइट डायफ्रैक्ट होती है। एक्चुअल में शेडो यहां बनना था, लेकिन टकराने के बाद शेडो थोड़ा नीचे से बन रहा होता है, तो इसीलिए तो बन रहा होता है कि लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है एजिस से टकराने के बाद। तो एजिस से टकराने के बाद जब बैंड होती है, तो इसलिए आपके पास क्या होता है, वो डायफ्रैक्शन कर रही होती है। ये तो लास्ट क्लास की बात है, ठीक है? जी, तो हम एक्सरेज की डायफ्रैक्शन किससे कराते हैं? बेटा जब लाइट यहां से पास हो रही होती है तो वो एजिस से टकराती है। जब एजिस से टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या होती है, बैंड हो जाएगी। तो जब एजिस से टकराने के बाद वो बैंड होगी, सही, तो इसी फिनोमेना को तो डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी फिनोमेना को जो डायफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन गैप्स को बढ़ा देंगे स्लिट्स के अंदर, तो वो एक्सरेज डायफ्रैक्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है? आप पूछना क्या चाह रही हैं, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा। अरे बेटा 2557, एक्सरेज की वेवलेंथ छोटी हुई ना नॉर्मल लाइट से, -10 इज लेसर देन -7। माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होगा, जितनी बड़ी पावर होगी माइनस में उतनी छोटी होगी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डायफ्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं। वैसे तो नॉर्मली भी डायफ्रैक्शन हो रही होती है, लेकिन अब बनाई हुई है एक प्लेट डायफ्रैक्शन करने के लिए। नॉर्मली भी डायफ्रैक्शन हो रही होती है, बिल्कुल हो रही होती है, ठीक है? तो हम रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स की मदद से एक्सरेज की डायफ्रैक्शन कराते हैं, और उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि
कि हम ये देख रहे होते हैं कि रॉक सॉल्ट क्रिस्टल से हम जो है वो डायफ्रैक्शन करा रहे होते हैं। और रॉक सॉल्ट क्रिस्टल से हम डायफ्रैक्शन क्यों करा रहे होते हैं? क्योंकि रॉक सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके प्लेन्स के दरमियान जो गैप होता है, वो गैप जो होता है वो बेसिकली कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज होता है। इसलिए जब एक्सरेज को हम रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट कराते हैं तो वो रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट हो जाती हैं। जबकि अगर आप वही डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट से डायफ्रैक्शन कराएंगे तो वो डायफ्रैक्शन उसमें नहीं करती। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? क्यों यूज करते हैं? अरे बेटा, हम लाइट की बेसिकली डेविएशन देख रहे होते हैं कि लाइट कितना डेविएट कर रही है, कौन सी लाइट कितनी डेविएशन कर रही है। ये एंगल थीटा आ रहा है ना, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, उसमें डेविएशन ज्यादा होती है। ठीक है जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये काफी दफा एनटीएस के अंदर ये इक्वेशन पूछी हुई है, मैंने आपको बताया 19 में भी पूछी हुई है, 18 में भी पूछी हुई है। ठीक, जी डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि अगर डायफ्रैक्शन ग्रिटिंग से आप डायफ्रैक्शन करा रहे हैं तो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? हाइजन का प्रिंसिपल तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ना। चलें भाई, एक आखिरी टॉपिक रह गया है, इसको समझ लें, पोलराइजेशन। फिर एक छोटी सी इक्वेशन बतानी है आप लोगों को और फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं। जी, पोलराइजेशन क्या होती है, कोई बताएगा? जी बच्चों, पोलराइजेशन क्या होती है, कोई बताएगा? जी बेटा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जब भी तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस वहां पे भी बन रही होती हैं। जी, फुल कॉपी पेस्ट ना, कॉपी करके वह पेस्ट कर दो। जी, पोलराइजेशन बेसिकली आपको जो है वो ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट को डिनोट कर रही होती है, सही है ना? ट्रांसफर्स नेचर को प्रूफ करने के लिए देखें, ये कहलाती है आपके पास अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट यानी कि जो लाइट हर तरफ फैल रही हो। ठीक है, अब अगर हम इस अनपोलराइज लाइट को किसी एक क्रिस्टल से पास करवाएं, कैसे क्रिस्टल से? सपोज के टॉर्मलिन का क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के दरमियान जो गैप है वो वर्टिकल गैप्स मौजूद हैं। उस क्रिस्टल्स के दरमियान जो गैप मौजूद हैं वो वर्टिकल गैप्स मौजूद हैं, सही है? वो वर्टिकल गैप्स मौजूद हैं। अब देखें होगा क्या, जब ये अनपोलराइज लाइट इस क्रिस्टल के अंदर से पास होगी तो ये सारी चीज, जो सारा रीजन ही ओपैक है, यहां से लाइट पास नहीं हो सकती। लाइट सिर्फ कैसे पास हो सकती है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो सारे एरोज मैंने बनाए हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, सही है, ये सारे क्या होंगे? आगे पास नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कौन सा एरो आपके पास आगे पास हो रहा होगा? वर्टिकल डायरेक्शन वाला। तो आपने क्या करा, आपने लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक पाथ में। आपने लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया
इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन का फिनोमेना कहा जाता है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। जैसे कि और आसान एग्जांपल देकर समझाऊं, ग्लासेस पहनते हैं, पोलराइड ग्लासेस आते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, पोलराइड होते हैं। क्या सन ग्लासेस का फंक्शन क्या होता है? क्या सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं? उनको सन ग्लासेस क्यों कहते हैं? धूप में पहनने के लिए ग्लासेस जो होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? क्या सन ग्लासेस पहनने की वजह से आपके आंखों पे सूरज की इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती? होती है या नहीं? 2301 ज्यादातर ऐसे ही कर रहे होते हैं वैसे। जी, होती है ना इंटेंसिटी कम। तो होता क्या है बेसिकली, कि जब सनलाइट फॉल होती है ग्लासेस पर, तो मैक्सिमम लाइट को वो वहीं पर ही रोक देती है। तो यहां पर भी क्या हुआ? मैक्सिमम लाइट रुक गई, कुछ लाइट पास हुई, तो इंटेंसिटी कम हो गई ना लाइट की, और लाइट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक पाथ में। इसी फिनोमेना का नाम क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। कुछ समझ में आया? जी नहीं नहीं, वर्टिकल जरूरी थोड़ी है। आप इस प्लेन को ऐसे रख दें, सही है। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे रख दूंगा, तो अब इसका गैप ऐसे हो जाएगा। तो अब जब ये लाइट आगे पास होगी, तो अब सिर्फ ये वाली लाइट आगे पास होगी, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सही है। हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, डिफरेंट कलर के भी पोलराइजेशन, पोलराइड ग्लासेस आते हैं। क्या मतलब? जैसे कि ग्रीन पोलराइजेशन वाले ग्लासेस होते हैं। अब वो ग्रीन पोलराइड ग्लासेस क्या करते हैं? व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जब सनलाइट उसके ऊपर फॉल होती है, सारी लाइट को रोक देती है, सिर्फ ग्रीन लाइट को पास करा देगी। रेड पोलराइड ग्लासेस होते हैं, सारी ग्लासेस, सारी लाइट को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड लाइट को पास करा देगा। तो इंटेंसिटी तो हो गई ना कम। जी, कुछ समझ में आया? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ऐसे ही है ना, या नहीं होती? ये तो पता है ना कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो प्रोपागेशन के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे ही है ना, आपस में भी ये परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपागेशन के लिहाज से भी परपेंडिकुलर होती हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्रोपागेशन अगर डायरेक्शन इस तरफ है, तो उसके परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स वे और ये वाई, तो जेड एक्सिस पे यहाँ पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब भी तो वो ब्लैक कलर शो कर रहे होते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर सन ग्लासेस अगर ब्लैक पहने तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। क्या ऐसा नहीं होता? जी, क्या ऐसा नहीं होता? जी, चलें और समझते हैं, और समझाता हूं इसको। 1 मिनट दीजिए। ब्लैक ग्लासेस से जो है वो तमाम कलर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, आगे पास ही नहीं हो पाई। इसीलिए वो आपको क्या शो करता है? हर चीज ब्लैक ब्लैक शो कर रहा होता है। तो क्या जब आप ग्रीन कलर के ग्लासेस पहनते हैं तो आपको हर चीज ग्रीन ग्रीन नजर नहीं आती? जब आप रेड कलर के ग्लासेस पहनते हैं तो क्या आपको हर चीज रेड रेड नजर नहीं आती? तो उसकी वजह यही होती है ना कि, वॉइस बंद कर दो, वॉइस बंद कर दो।
थोड़ा सा आप लोगों को इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? नहीं जरूरत नहीं, बैठे बैठे, नहीं जरूरत नहीं, बैठे, जरूरत नहीं। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? सही है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के सामने ना? चलिए आप जरा गौर से देखिएगा और सुनते जाइएगा जो मैं कहता जाऊं। ये देखिए, लाइट जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है लाइट के अंदर वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो येलो कलर से बी दिखाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही है और ये जेड एक्सिस को शो कर रही है। क्योंकि अगर मैं एक्स डायरेक्शन को शो करूं तो ये व्हाइट लाइन जो डायरेक्शन है आपके पास, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है जिस तरफ लाइट प्रोपगेट कर रही है, और वाई एक्सिस पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, और जेड एक्सिस पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो बेसिकली प्रोपगेशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में भी होती हैं और प्रोपगेशन की भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब देखें जरा आगे क्या होगा। लाइट हर जगह फैलती है, सही है ना? लाइट हर जगह फैलती है, तो ये अनपोलराइज लाइट है। अब जरा आगे समझिएगा। अब ये अनपोलराइज लाइट को एक सोर्स से फॉल कराया जा रहा है, किस पर? टॉर्मलिन के क्रिस्टल पर, जिसके दरमियान कैसा गैप मौजूद है? वर्टिकल गैप मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक अनपोलराइज लाइट इसके अंदर से पास हो रही है, तो जब वो इसके आगे निकल रही है उस टॉर्मलिन क्रिस्टल से पास होकर, तो तमाम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाली लाइट आगे प्रोसीड कर रही है। आपको एरो से नजर आ रहा है सब कुछ? अभी देखिएगा आगे और टॉर्मलिन देखें, टिल्ट किया इस क्रिस्टल को, टिल्ट किया। जब टिल्ट किया तो जो डायरेक्शन में आपके पास प्लेन्स की डायरेक्शन आ गई, अब सिर्फ उस डायरेक्शन वाली लाइट आगे पास हो रही है। अब वर्टिकल वाली भी रुक गई, अब वर्टिकल वाली भी रुक गई, सिर्फ कौन सी लाइट पास हो रही है? जो इस प्लेन की डायरेक्शन में पैरेलल आ रही होगी। एरो से आपको क्लियर, ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब वो आपको एक और क्रिस्टल दिखाएंगे आगे, जिसको आप एनालाइजर बोलेंगे। अभी आगे देखिएगा, पहला क्रिस्टल जो लगा हुआ है जिससे आप लाइट को क्या करवाते हैं? पोलराइज करा रहे होते हैं, इस क्रिस्टल को आप पोलराइड बोलते हैं। वो क्रिस्टल जो पोलराइजेशन कर रहा होता है उस क्रिस्टल को आप पोलराइड बोलते हैं। यानी कि यहां पे जो पहला क्रिस्टल है ये पोलराइड कहलाएगा, क्योंकि ये लाइट को पोलराइजेशन करके दे रहा है लाइट की, इसलिए इस क्रिस्टल को हम पोलराइड बोलते हैं, सही है? वो क्रिस्टल जिसके थ्रू पोलराइजेशन होगी उस क्रिस्टल को आप पोलराइड बोलते हैं। अब आगे आइए, हम एक और क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं जिसको एनालाइजर बोलते हैं। एनालाइजर का काम क्या होगा? ये चेक करने के लिए कि लाइट पोलराइज हुई भी है या नहीं। अभी आगे समझ में आता है आपको, देखिए पहले क्रिस्टल से लाइट पोलराइजेशन होकर आगे जा रही है, दूसरे क्रिस्टल को हमने लगा दिया जो कि एज अ एनालाइजर यूज हो रहा है। उसके अंदर से अभी लाइट पास हो रही है क्योंकि उसको भी हमने पैरेलल रखा हुआ है, उसको हमने पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है? उसको हमने, अब देखें जैसे ही हमने टिल्ट किया, जैसे ही हमने टिल्ट किया तो एनालाइजर ने हमें यह बता दिया कि लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही थी पोलराइज होकर,
आपने एनालाइजर को जब टिल्ट किया तो अब वर्टिकल डायरेक्शन वाली लाइट उसके अंदर से आगे पास नहीं हो पा रही। तो एनालाइजर का काम क्या होता है, ये चेक करना कि लाइट पोलराइज हुई भी है या नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने इसको पैरेलल करा था तो लाइट पास हो रही थी, लेकिन जैसे ही टिल्ट किया वैसे ही लाइट पास होना खत्म हो गई। परपेंडिकुलर रख दिया अगर, जब भी लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि प्लेन्स कैसा आ गया, अब प्लेन्स के दरमियान गैप हॉरिजॉन्टल। तो देखिए परपेंडिकुलर हो गए ना। अब कुछ क्लियर हुआ? इस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, चलें जी। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलें, बहुत अच्छी बात है। जी, ट्रांसफर नेचर को शो कर रही होती है। ठीक है बेटा, रॉक सॉल्ट वाला पॉइंट मैंने सिर्फ एक्सरेस के बारे में बताया था कि एक्सरेस की जो हम डायफ्रैक्शन कराते हैं वो डायफ्रैक्शन किसके थ्रू कराते हैं, रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स की मदद से कराते हैं। तो बस इसको याद रखिएगा, क्यों करवाते हैं उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि एक्सरेस की डायफ्रैक्शन रॉक सॉल्ट से इसलिए कराई जाती है क्योंकि उनके प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज होता है, इसलिए। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है लाइट में वो परपेंडिकुलर होती है, प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, चलें, एक छोटी सी चीज और मुझे समझानी है। एक रिलेशन बताना है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन होता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं क्योंकि इस रिलेशन से भी कुछ न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, कल मैंने शीट जो है वो इस चैप्टर की अपलोड कर दी थी ग्रुप पर, तो आप लोग जो है वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कम सवाल आते हैं इसके, 12-13 सवाल आती हैं बस। तो आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया है, यकीनन कर ली होगी काफियों ने। किसी के पास भी ओपन नहीं हो रही? बेटा हो गई सबके पास ओपन। आपके पास अगर मोबाइल में प्रॉब्लम है पीडीएफ की तो फिर वही बात कि इससे पहले भी अगर इशू हो रहा था पीडीएफ का तो वही इशू हो रहा होगा आप लोगों के पास। अच्छा, तो फिर आप लोग डाउनलोड उसको दोबारा करने की कोशिश करिएगा एक दफ़ा और, हो जाएगा क्योंकि सबके पास ओपन हो गई है। ठीक है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जल्दी से ज़रा रिलेशन देख लीजिएगा कि क्या रिलेशन होता है। इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं किस तरह? इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं पावर ट्रांसमिटेड टू द यूनिट सरफेस एरिया। इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन किस तरह कहते हैं? इंटेंसिटी होती है पावर ट्रांसमिटेड टू द यूनिट सरफेस एरिया, ये एरिया है। अगर हम पावर की डेफिनेशन की बात करें तो पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन को हम एनर्जी के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, तो एनर्जी ओवर टाइम बन गया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो पावर की जगह आ गया एनर्जी ओवर टाइम और आगे क्या आ गया, एरिया। तो ये फॉर्मूला भी इंटेंसिटी का होता है, सही है। तो ये फॉर्मूला भी
आपके पास इंटेंसिटी का होता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हाफ किया एक्स नॉट स्क्वायर, यह हम चैप्टर नंबर 8 में पूरी डेरिवेशन के साथ समझेंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दूं तो ये हो गया के एक्स नॉट स्क्वायर, टू नीचे, टी एज इट इज, और ये एरिया। तो अगर आप एक्स नॉट का रिलेशन आई के साथ देखें तो क्या डायरेक्ट बना है स्क्वायर में? जी बना। इंटेंसिटी का रिलेशन एक्स नॉट के साथ डायरेक्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये जो एक्स नॉट होता है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होता है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्क्वायर। इस एक्स नॉट स्क्वायर को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो सपोज कि मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट कर रहा हूं तो ये आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी हो जाएगा। ये ए एरिया नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है, सही है। एक्स नॉट को मैंने सिर्फ ए से डिनोट कर लिया है। तो रिलेशन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या होता है? डायरेक्ट स्क्वायर के अंदर, ठीक। तो अब देखिए इससे हम कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं, तीन रिलेशंस। एक फॉर्मूला बन गया I1 ओवर I2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। क्यों? I1 के सामने A1 स्क्वायर आएगा, I2 के सामने A2 स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। या इसी रिलेशन को हम ये भी लिख सकते हैं A1 ओवर A2 इक्वल्स टू अंडर रूट I1 अपॉन I2, ठीक है। ये दोनों तो समझ में आ गए। तीसरा रिलेशन मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो, ये दो तो क्लियर है ना? जल्दी से बताइए, पहले दूसरा रिलेशन क्लियर है? जल्दी से, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो I1 के सामने मैंने A1 स्क्वायर लिख दिया, I2 के सामने मैंने A2 स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म, सामने रूट आ गया, तो एक ये रिलेशन बन गया। अब मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या कहते हैं? दोनों एम्पलीट्यूड्स को जब प्लस करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये बनता है फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन फॉर्मूले आपको जहन में रखने हैं। इन तीन फॉर्मूलों से भी हमारे पास चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। यहां पर आपके पास हो गया है चैप्टर नंबर 9 खत्म, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब हो गया दोनों एम्पलीट्यूड्स को प्लस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो प्लस कर दिया। मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों को माइनस कर दिया, होल स्क्वायर तो लगेगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे बेटा। हमने 1 भी पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया। 4 में अगर किसी को, जाहिर सी बात है कुछ एक आध ग्रुप के अंदर है शायद प्रॉब्लम हुआ नहीं है, शायद वर्कशीट रहती है या क्या है। बाकी 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है और 9 भी हो गया है। तो ये सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अब पढ़ने के लिहाज से अगर देखा जाए तो 8 और 10 हमारे पास रहता है, जो बड़ा चैप्टर है थोड़े बड़े, और चैप्टर नंबर 5 जो कि छोटा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा 7 नहीं हुआ, 4 सब में हो चुका है, 7 आधा हुआ है ये बोलना।